हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना सीखा था। फिर उसी लिक्विड सॉल्यूशन में जो वेपर फेज का कंपोजिशन था वो निकालना सीखा था। अब इतना करने के बाद आज हम लोग सीखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। किस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, किस सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या कंडीशन होती है कि कोई सॉल्यूशन आइडियल होगा, क्या कंडीशन होंगी कि नॉन आइडियल होगा, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये करेंगे। और साथ ही मुझे ये उम्मीद है कि जो भी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप लोग लिखते जा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डायरेक्ट फ़ोन पे हमसे अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोगों ने जो लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन बनाया था, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए हमने राउट्स लॉ का यूज किया था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी हैं। ये दोनों ही लिक्विड होंगे, वोलेटाइल होंगे, और इनको हम मिक्स करके एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ए प्लस बी बनाते हैं। प्योर स्टेट में अगर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर PA0 है और B का वेपर प्रेशर PB0 है, तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट A का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा PA0 इंटू XA, और कंपोनेंट B का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा PB, और ये होगा इक्वल टू PB0 इंटू XP। और इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम लोग PT से या PS, T स्टैंड फॉर टोटल या S स्टैंड फॉर सॉल्यूशन, तो इसको हमने निकाला था राउट्स लॉ के बेस पे, और ये कहा था कि ये PA प्लस PB के इक्वल होगा। और अगर इनकी वैल्यू रख दिया जाए तो यही हो जाता है PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, और ये इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है
जिसको हमने निकाला है राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ से, ठीक है। अब इसी से, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो क्या होगा कि अगर दो लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड को आप मिक्स करके एक कोई बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं, और ये बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन अगर राउट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, और राउट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। फिर से, अगर कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन राउट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, मतलब कि इसका टोटल वेपर प्रेशर इसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा डिफिनीशन निकल के आ गया आइडियल और नॉन आइडियल का। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे ओवर लार्ज कंसंट्रेशन या कंपोजिशन, और ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गए ये दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आइडियल और एक हो जाएगा नॉन आइडियल। नॉन आइडियल, आइडियल वो होगा जो फॉलो करेगा राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल डज नॉट फॉलोज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, अगर कोई लिक्विड का बाइनरी सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसके लिए जो पीटी होगा या पीएस होगा ये पीए प्लस पीबी के इक्वल होगा, या यही होगा पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। तो जो भी बाइनरी सॉल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा पीए प्लस पीबी इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी, इसको फॉलो नहीं करेगा तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। तो आइडियल और नॉन आइडियल क्लियर हो गया। अब हमको आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये तो पता हो ही गया कि आइडियल सॉल्यूशन बोलते क्या है, किसको है, डिफिनीशन क्या होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ओवर लार्ज कंपोजिशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हम उस सॉल्यूशन का लें तो वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में
कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा या आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं दो कंपोनेंट, तो हमने एक कंपोनेंट ले लिया ए और दूसरा कंपोनेंट लिया बी, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो सॉल्यूट है और बी जो है वो सॉल्वेंट है। हो सकता है कि ए को सॉल्वेंट ले लिया जाए या बी को सॉल्यूट ले लिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सॉल्यूट जो है ये प्योर है और सॉल्वेंट भी प्योर है, दोनों के दोनों लिक्विड है, दोनों के दोनों वोलाटाइल है। अब इस प्योर सॉल्यूट ए में ये सारे ए के ही पार्टिकल्स होंगे, सारे ए के पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल प्योर है तो बी के ही होंगे, ये सब क्या होंगे, बी के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा है कि केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड जो होता है वो होता है इंटर एटॉमिक, मतलब प्राइमरी बॉन्ड एटम्स के बीच में लगता है, और सेकेंडरी बॉन्ड जो होता है वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। और प्राइमरी बॉन्ड में हम लोग बेसिकली आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग या नेक्स्ट मेटालिक बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड होता है, और इसमें भी हम लोगों ने ढेर सारे पढ़े हैं। एक होता है आयन आयन, एक होता है आयन डाइपोल, एक होता है डाइपोल डाइपोल, दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट होता है इंड्यूस डाइपोल, और इसी को हम लोग लैंडेन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होता है आयन आयन, फिर आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल। अच्छा, आपको ध्यान हो तो डाइपोल डाइपोल का ही एक स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फोन से जुड़ी हाइड्रोजन और इसके बगल में दूसरा फोन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो प्राइमरी बॉन्ड है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। फिर ऑक्सीजन दूसरे वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड जो बनाएगा वो भी प्राइमरी बॉन्ड है और इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। लेकिन अगर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड, और सेकेंडरी बॉन्ड ही इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सेकेंडरी होगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या बॉन्ड होगा। ठीक है, जनरली ये बहुत वीक होते हैं और इन्हीं के टाइप होते हैं आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और इसकी स्ट्रेंथ नीचे आने पे घट रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो
अब ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो फोर्स होगा, वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे भी ये जो बॉन्डिंग या जो फोर्स होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो प्योर कंपोनेंट ए में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ए टाइप। कौन सा टाइप है? यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ए टाइप। और ये टाइप जो हमने पढ़े थे, डाइपोल डाइपोल, आयन आयन, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या लैंडेन फोर्स, उनमें से कोई एक टाइप का होगा। इसका अपना कुछ नेचर होगा, इसका कुछ अपना स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ इसी तरह से यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी वो होगी बीबी टाइप। और इस इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी अपना एक टाइप होगा कि किस टाइप का है वो, या इसका भी अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, अब जब इन दोनों कंपोनेंट को आप मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे A प्लस बी का बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा और इस बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट A भी होगा और कंपोनेंट B भी होगा और इस कंपोनेंट A और B के बीच में एक नया इंटरेक्शन बनेगा, एक नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए बी टाइप। ए बी टाइप। ठीक है, तो अब यहीं से ये निकल के आएगा कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो बेटा, जो प्योर कंपोनेंट ए में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था ए टाइप, प्योर कंपोनेंट बी में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो था बीबी टाइप, और सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो था एबी टाइप। और अगर इन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर, इन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर अगर सेम है तो जो भी सॉल्यूशन ए और बी को मिलाने से बनेगा वो बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसा सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बीबी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक लाइन में बोलनी है कि कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल बिहेवियर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के आइडियल बिहेवियर की कंडीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो सॉल्यूट का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, सेम अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये तो हो गई कंडीशन। अब ऐसे सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली विशेषता तो यही होगी कि आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, और अगर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो PS बराबर होगा PA प्लस PB या
PA इंटू XA प्लस PB इंटू XB। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और उनके केस में जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो उन कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। दूसरा क्या हो गया, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? थर्मोडायनामिक्स में आपने इंथैल्पी सुना था। यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रोसेस मिक्सिंग है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा H, मतलब चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, या इसको बोलते हैं सिंपली इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। और मैंने आपको बताया था कि चेंज जब भी होता है हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है बेटा, इसकी वैल्यू 0 होती है। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होती है। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होने का मतलब ये हुआ कि इस मिक्सिंग के प्रोसेस में ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ना ही कोई एनर्जी इवॉल्व होगी। मतलब इन दोनों कंपोनेंट्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो सॉल्यूशन के एनर्जी के बराबर होगी। इस प्रोसेस में ना ही एनर्जी को आपको बाहर से देना पड़ेगा, ना ही आपको एनर्जी मिलेगी। ये रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक होगी ना एंडोथर्मिक होगी। तो ना ही इस सॉल्यूशन का यहाँ पे टेम्परेचर कुछ बढ़ने वाला है, ना ही टेम्परेचर घटने वाला है। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग। और आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 ही होता है, ये भी 0 होता है। कहने का मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 10 ml लिया था, इसका 20 ml लिया था, तो सॉल्यूशन 30 ml होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। कंपोनेंट का जो वॉल्यूम था उसका सम ही इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? तीसरी चीज कि इसके लिए जो डेल्टा S एंट्रोपी होती है मिक्सिंग की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो इतना सब कुछ के बाद अब आप थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में थोड़ा सा कि जो डेल्टा S मिक्सिंग होगी ना बेटा, ये अपने आप प्रोसेस होता है, तो ये लेस देन 0 होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी तो फाइनल होगी। ठीक है, ज़्यादा ही होगी। ठीक, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्यों ऐसा हो रहा है कि डेल्टा H मिक्सिंग 0 है, डेल्टा V मिक्सिंग 0 है। देखिए
हमने कहा था कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स होगा ए और यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स होगा बी, ये बिल्कुल सेम होगा किसके, ए और बी के। तो ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच भी होगा। और चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो यहाँ से यहाँ आने में किसी भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जितना फोर्स पहले था वही बाद में रहेगा। और सेम वे में आप ये कह सकते हैं कि चूंकि इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जितना फोर्स पहले था उतना फोर्स बाद में ही रहेगा, तो ना कंप्रेशन होगा, ना एक्सपेंशन होगा, ना वॉल्यूम घटेगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा आपको अगर बेसिक समझ में आ रहा है तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपको अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो जो कंपोनेंट्स लिए गए हैं ए और बी, इनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर नेचर सेम होगा तभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी है ये सेम होगा। तो इसके एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन आपने देख ली कि ये और ये सेम होना चाहिए। तो आपको एग्जाम्पल सेलेक्ट करते समय ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिनका फिजिकली जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वो सेम हो। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं। ठीक है, और दोनों में ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो लगेगा लैंडन फोर्स। ठीक है, दूसरा इसी पैटर्न पे आप ले सकते हैं C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और C2H5I एथिल आयोडाइड। दोनों ही सेम नेचर वाले हैं तो ये भी आइडियली बिहेव करेंगे। ठीक है, और लास्ट इसमें अगर हम ग्राफ के टर्म में बात करें तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके वेपर प्रेशर का जो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन आता है वो कैसे आता है। जैसे मान लीजिए हमने दो कंपोनेंट्स लिए, यहाँ पे जो कंपोनेंट ए था ये प्योर था, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन 1 है। तो अगर ए प्योर है तो यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स ए अगर आपने 0 कर दिया तो एक्स बी 1 होगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि कंपोनेंट ए मोर वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होगा और वो कितना होगा, वो होगा PA0 और इसका होगा PB0। और आपने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे, ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है, तो इधर जाने पे x का मोल फ्रैक्शन कम होता 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 यहाँ पहुँच के 0 हो रहा है। तो x का मोल फ्रैक्शन कम होगा और a का मोल फ्रैक्शन कम होगा और b का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होगा तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ पहुँच के मोल फ्रैक्शन 0 हो जा रहा है तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर भी यहाँ पे 0 होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन क्या बताएगी, PA बराबर PA0 इंटू एक्स ए।
x से 1 है तो पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा, और जैसे जैसे कम होगा पी ए की वैल्यू कम होती जाएगी। सिमिलरली ये ऐसे मिलेगा, और इसके लिए ये पी बी की लाइन होगी और ये होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ये पी एस या पी टी होती है, और ये होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। फिर से एक बार 2 मिनट में, कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करे उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के लिए। ऐसे सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होती है, मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो भी 0 होता है। ठीक, और इसके एग्जाम्पल को आपको सेलेक्ट करते समय नेचर का ध्यान रखना है। अगर दोनों कंपोनेंट्स सेम नेचर के हैं तो ही वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अब हम लोग क्या रहेंगे देखने नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमें डिफिनेशन पहले से पता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इनके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा बेटा तो 2 ही कंडीशन बनती हैं कि या तो पी एस ज्यादा होगा जो कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर से, या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर से। ठीक है ना, अगर ये इक्वल नहीं है तो सिर्फ यही 2 कंडीशन बन सकती हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन नहीं बन सकता है। और इन्हीं कंडीशन के बेस पे हम लोग जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation। और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर 2 तरह के हो जाएंगे। एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और दूसरा ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, अब जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ा है वैसे ही हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब देखना बेटा, ये जो डेविएशन हम लोगों ने दिखाया है पॉजिटिव, वो आपको ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू पी एस हम लोग ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन हम तब बोलेंगे जब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ये ज्यादा होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा। जो वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है राउट्स लॉ से, तो अगर किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हमने राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा होगा, तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है। जैसे आपने फार्मूला लगा के राउट्स लॉ से इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट किया, समझ लीजिए ए बी इनको मिक्स किया, सॉल्यूशन बना ए प्लस बी, आपने फार्मूला लगाया पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और ये आया सपोज करो 10, और एक्चुअली में आप देखें तो इसका वेपर प्रेशर क्या है 10 से ज्यादा है, सपोज करो 12 है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसका एक्चुअल वेपर प्रेशर जो होता है वो राउट्स लॉ से जो कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है ना। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपने कैलकुलेट किया राउट्स लॉ से और उससे भी ज्यादा इसका वेपर प्रेशर है तो ये पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, किन कंडीशन में कोई सॉल्यूशन, कोई बाइनरी सॉल्यूशन, कोई लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो उसके लिए फिर से हम थोड़ा सा सोचते हैं, आप भी सोचिए। ज्यादा हो रहा है, जैसे ये कंपोनेंट ए था, ये कंपोनेंट बी था, यहाँ का फोर्स ए होगा, यहाँ का फोर्स बी होगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे, नया इंटरेक्शन बनेगा ए बी टाइप का, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। अब देखो बेटा, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आने का मतलब, वेपर प्रेशर ज्यादा आने का मतलब कि ये ए कंपोनेंट जिस रेट से इवापरेट कर रहा था, बीबी कंपोनेंट जिस रेट से इवापरेट कर रहा था उससे ज्यादा रेट से ये ए बी इवापरेट करेगा। अगर इसका रेट ऑफ इवापरेशन ज्यादा नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कैसे होगा। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा करने के लिए इसका रेट ऑफ इवापरेशन ज्यादा होना चाहिए, और अगर रेट ऑफ इवापरेशन ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो लेस होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करते ही अब ए और बी के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही कम हो जाएगा तो अब इसके इवापरेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और इस वजह से इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ के रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन आ गई कि इसकी कंडीशन हो गई बेटा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में है वो बीबी के बीच में है उससे कम हो जाएगा नया इंटरेक्शन जो बना है ए, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन सल्यूट इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन है इससे कम इंटरेक्शन होगा
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कि जो नया इंटरेक्शन बनेगा वो वीक बनेगा। प्योर सॉल्यूट का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरेक्शन ज़्यादा है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नया इंटरेक्शन बना है सॉल्यूशन के अंदर वो वीक होगा, और यही वीक होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो राउट्स लॉ से जो आपने कैलकुलेट किया है उससे ज़्यादा आएगा। ये हो गई कंडीशन। अब इसी चीज़ को ध्यान में रख के आप इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समराइज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पहला कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा जो प्योर कंपोनेंट्स हैं उनके वेपर प्रेशर से। पहली बात। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डेल्टा एच वॉल्यूम, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा होगा? फिर वही बात कि ए इंटरेक्शन है, बी इंटरेक्शन है, इन दोनों को मिक्स किया, नया इंटरेक्शन ए बी बना, और ये नया वाला इंटरेक्शन क्या है? वीक है, वीक है। तो अब अगर वीक इंटरेक्शन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फाइनल का ज़्यादा होगा और इनिशियल का कम होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन है यहाँ आने के बाद उससे इंटरेक्शन वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो अब मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ठीक, तो और एक चीज तो सबके लिए यही होगा कि डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है कैसे सेलेक्ट करेंगे एग्जाम्पल। इसके आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन, तो जो अपने एनसीईआरटी में है वो तो हम याद ही रखेंगे, लेकिन उसके अलावा मान लीजिए एनसीईआरटी से बाहर आ जाए तो हम कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे? कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि जो ए मतलब पहला कंपोनेंट है और बी जो दूसरा कंपोनेंट्स हैं, ये जब मिक्स होंगे तो जो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा ए बी, इनके बीच का इंटरेक्शन वीक होगा इन दोनों से। ठीक है, अब हो सकता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, हो सकता है कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं बना रहे हैं। या यहाँ पे आयन आयन इंटरेक्शन है या आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन है और यहाँ का इंटरेक्शन वीक हो गया। तो हमको बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन वीक होनी चाहिए। जैसे इसका सबसे एक बढ़िया एग्जांपल है एल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन के केस में जैसे आपको ये पता है कि इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और ये प्योर फॉर्म में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे ही हम मिलाएंगे तो जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं जो प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे, अब इनके बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल आने की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूट जाएगी और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी तो नया इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर ये इंटरेक्शन कम हो गया नया, तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर देगा। क्लियर है? अब इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें कि इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, तो अभी हम लोगों ने आइडियल के लिए देखा है, बस पॉजिटिव डेविएशन के लिए यहाँ पे हमने लिया था PA0, यहाँ पे लिया था PB0, ये था XA बराबर 1 और XB बराबर 0, यहाँ पे था XA बराबर 0 और XB 1। आइडियल के केस में ये ग्राफ ऐसा आया था, ये ऐसा आया था और टोटल के लिए ऐसा आया था। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन के केस में बढ़ के आ रहा है तो अब टोटल का ग्राफ ऐसे ना होके थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा बड़ा हुए कर्व के हिसाब से होगा और इसका भी ऐसे होगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा PT और ये होगा ज्यादा दिन PA प्लस PB। ठीक है, ये होगा PA और ये ज्यादा होगा PA0 इंटू XA। ये वाला ग्राफ होगा PB का और ये जाके होगा PB0 इंटू XB। इस लाइन पे आपने मोल फ्रैक्शन लिया है और यहाँ पे आपने वेपर प्रेशर लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑल अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। बस 2 मिनट में फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर राउट्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन ये होता है कि जो नया इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बनता है वो वीक होता है प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। इसके केस में पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होती है। और इसके एग्जांपल सेलेक्ट करते समय हमको ध्यान रखना है कि नया इंटरेक्शन पुराने से वीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल
सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अभी तो आपने पॉजिटिव देखा, अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो अब तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा। नेगेटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा आपने राउट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम है, उस बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या होगी? अब तो आसान है आपके लिए, फटाफट करना। कम हो गया यानी कि इवापोरेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इवापोरेशन की टेंडेंसी कम हो गई मतलब नया इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर से वही कि अगर हमारे पास ये ए है, हमारे पास ये बी है, इन दोनों को मिक्स किया, बाइनरी सॉल्यूशन बना ए बी। इसका प्योर का वेपर प्रेशर था पीए नॉट, इसका था पीबी नॉट। यहाँ के राउट्स लॉ के हिसाब से पीए होगा कंपोनेंट ए का और पीबी होगा कंपोनेंट बी का। आपने राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया पीएस, तो ये होना चाहिए इक्वल पीए प्लस पीबी, बट आपने देखा कि ये राउट्स लॉ से जो कैलकुलेट किया है उतना नहीं है बल्कि उससे कम है। तो कम होने का मतलब कि अब ये राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी बेटा? देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनी चाहिए थी राउट्स के हिसाब से उससे कम बनी, तभी तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर वेपर कम बनी यानी कि इस AB के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो गई। और टेंडेंसी क्यों कम हुई? क्योंकि अब नया इंटरेक्शन जो A और B, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो नया इंटरेक्शन है वो प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज्यादा हो गया। ठीक है ना? अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है तो इसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो गई, और टेंडेंसी कम हो गई तो यहाँ पे जितना वेपर बननी थी उतनी नहीं बनी, जितना प्रेशर होना था उतना नहीं हुआ, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउट्स लॉ से जो आपने कैलकुलेट किया है उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो नया इंटरेक्शन बनेगा ए और बी के बीच में, ये नया इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, जो ए और जो बीबी के बीच का इंटरेक्शन। तो दिस इज द कंडीशन। मतलब कि पहले जो प्योर कंपोनेंट थे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं नेगेटिव डेविएशन वालों की? तो नेगेटिव डेविएशन की डिफिनीशन से ही पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी कि जो वेपर प्रेशर होगा ये कम होगा, जो राउट्स लॉ से आपने इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउट्स लॉ द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए
डेल्टा एच मिक्सिंग बी लेस देन 0 होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगी। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगी। और एज यूजुअल डेल्टा एस मिक्सिंग तो 0 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव हो गया ना। तो आप इसको समझ सकते हैं बेटा कि पहले इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक था तो ये दूर दूर थे, इंटरेक्शन वीक था तो ये दूर दूर थे। अब इनको मिक्स किया तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो ये पास पास आ जाएंगे। और जैसे ही पास पास आएंगे तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका आपने 10 ml लिया था, इसका 20 ml लिया था, तो राउट्स के हिसाब से इसको 30 ml होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये 30 ml नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। क्लियर है? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए भी ग्राफ की। तो निगेटिव डेविएशन है, ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे आप मोड फ्रैक्शन देखेंगे, x a बराबर 1 ले लिया तो x b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x a यहाँ पे 1 है तो ये 0 होगा, और x b कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमने लिया प्योर कंपोनेंट a का वेपर प्रेशर PA नॉट, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर PB नॉट। अगर ये आइडियल बिहेवियर शो करता तो ग्राफ कुछ ऐसा आता, लेकिन अभी ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। तो एक्चुअल में जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा हट के आएगा, यानी कि इस मेन ग्राफ से ऐसे कुछ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ग्राफ हो जाएगा TS, और ये होगा लेस देन PA प्लस PB। ये वाला A के लिए है तो आप लिखेंगे PA, ये होगा लेस देन PA नॉट इंटू XA। ये वाला ग्राफ आपने लिया है PB के लिए, तो ये लेस देन होगा PB नॉट इंटू XB। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, अब देखना बेटा थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ा सा ध्यान दें। जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो जो आइडियल सॉल्यूशन था तो उसके लिए पीएफ जो था वो PA प्लस PB था, और नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था। पॉजिटिव के लिए हमने कहा था कि PS ज्यादा होगा PA प्लस PB से, और निगेटिव के लिए हमने कहा था कि PS जो होगा वो कम होगा PA प्लस PB से। कंपेयर कर लेगा। यहाँ पे जो फोर्स अट्रैक्शन था AB, ये बराबर होगा AA के, और ये बराबर होगा BB। यहाँ का इंटरेक्शन जो AB का था वो कम था इंटरेक्शन A से या इंटरेक्शन B से, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन AB था ये ज्यादा था इंटरेक्शन A या इंटरेक्शन B से। ठीक, यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग यानी कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 थी।
डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 था और डेल्टा S मिक्सिंग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ये ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पे भी डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 था, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 था और डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 था। निगेटिव के केस में डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 था, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 था, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 था। और तीनों ही प्रोसेस के लिए जो डेल्टा G की वैल्यू होगी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये भी निगेटिव है तीनों प्रोसेस के लिए। अब हमको ध्यान कैसे रखें, एक है आइडियल और दो है पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे ध्यान रखें, तो देखो आइडियल पहले एक बात देखो कि आइडियल में राउट्स लॉ फॉलो होगा और इंटरेक्शन सेम होगा, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगी, डेल्टा वाले मिक्सिंग होगा और ये तो सबके लिए ही पॉजिटिव है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखना बेटा ये पॉजिटिव जो कहा गया है किस सेंस में कहा गया है, वेपर प्रेशर के सेंस में। तो पॉजिटिव का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ के आएगा, निगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर कम होके आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब डेल्टा H मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, डेल्टा V भी पॉजिटिव है। निगेटिव का मतलब डेल्टा H मिक्सिंग निगेटिव है और डेल्टा V मिक्सिंग निगेटिव है। कुछ समझ में आ रहा है? हमें एक आइडिया लग रहा है ना कि पॉजिटिव के केस में हर चीज पॉजिटिव होगी, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इंटरेक्शन था वो घटेगा। हर चीज बढ़ के आएगी, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। और निगेटिव के केस में हर चीज कम होके आएगी, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और होना भी चाहिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम नहीं होगा। तो एक जनरल सी बात हो गई कि जब भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हम लोग वेपर प्रेशर के सेंस में देख रहे हैं, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, डेल्टा H मिक्सिंग बढ़ जाएगा, डेल्टा V बढ़ जाएगा और बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। निगेटिव के केस में वेपर प्रेशर कम होके आएगा, कम हो जाएगा, डेल्टा H मिक्सिंग कम हो जाएगा मतलब निगेटिव हो जाएगा और डेल्टा V मिक्सिंग भी कम हो जाएगा, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?